हेलो गाइज, माई सेल्फ प्रदीप कुमार। मैं जानता हूं आप लोगों को मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पसंद आ रहे हैं और आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते हैं। तो प्लीज कमेंट्स देना बंद नहीं करें, कमेंट्स तो दे रहे हैं। और कहीं कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो तो मेरे व्हाट्सएप पे जरूर मेरे से शेयर करें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम मैं रहने नहीं दूंगा और एकदम फिजिक्स को बिल्कुल एकदम आसान बना दूंगा आपके लिए। हिंदी से भी ज्यादा आसान आप कहेंगे कि वास्तव में फिजिक्स बहुत इजी होती है। अगर आप कंटिन्यूटी में ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको फिजिक्स एकदम इजी और टिप्स पे याद हो जाएगी, 100% याद हो जाएगी। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो कल हमने बात किया था एक्सियल लाइन के लिए। एक्सियल लाइन कहते थे दो चार्ज को मिलाने वाली लाइन, डायपोल की दोनों चार्ज को मिला दो, उसकी मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। अब बात आती है इक्वेटोरियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्ज को मिला दिया और मिड पॉइंट को मार्क कर लिया। तो मिड पॉइंट से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन, जो परपेंडिकुलरली पास होती है, उस लाइन को कहते हैं आप इक्वेटोरियल लाइन। तो हमें इक्वेटोरियल लाइन पर कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? जैसे मैंने बताया था, ए लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ डायपोल, डायपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर, ए लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ डायपोल एंड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से पास होने वाली और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाती है? इक्वेटोरियल लाइन इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। तो मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किया है AB। AB इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 12 लेंथ है। ये इसका मिड पॉइंट O, तो यहां पे L हो गई और यहां भी L हो गई। अब मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये वाली है परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन है। और मैंने R डिस्टेंस पे पॉइंट लिया है ये P, और इस P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। यहां पे P पॉइंट पे डिटरमाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब मैं P को इससे मिलाऊंगा B से और A से, तो ये AP और BP दोनों इक्वल आएंगी। तो आप कहेंगे AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं आप इसे, ये L और ये R, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर हाफ या स्क्वायर रूट। तो यहां पे ये AP की वैल्यू और BP की वैल्यू दोनों इक्वल आएंगी। अगर मैं यहां पे कहूंगा ये एंगल थीटा है तो इट विल ऑल्सो बी थीटा, ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और अगर मैं इस डायग्राम से cos थीटा निकालूं तो फ्रॉम ट्राइंगल AOP cos थीटा निकालें तो आपके पास आएगा AO अपॉन AP, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास है L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर हाफ। ये cos थीटा की वैल्यू आएगी इस डायग्राम से। अब आप देखें कि हमें P पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्लस क्यू चार्ज के कारण बताया था अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यहां पे ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको मिला दो P पॉइंट से मिलाने वाली लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज। ये डायरेक्शन आ गई E1 वेक्टर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और माइनस क्यू चार्ज के कारण टुवर्ड्स चार्ज होती है डायरेक्शन, तो इसके कारण से डायरेक्शन आएगी ये टुवर्ड्स चार्ज, यानी E2 वेक्टर, ये वाली डायरेक्शन में होगा, ये E2 वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब ये न तो सेम डायरेक्शन में और नहीं अपोजिट डायरेक्शन में,
सेम होते तो ऐड हो जाते और अपोजिट होते तो सब्ट्रैक्ट हो जाते। ये तो डिफरेंट डायरेक्शन है, अलग अलग है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में जब होते हैं तो आपको कंपोनेंट तोड़ने पड़ते हैं। तो कंपोनेंट तोड़ने पड़ते हैं तो इस E1 को और इस E2 को कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट तो आएगा इधर और एक आएगा इधर E1 का, और E2 का कंपोनेंट एक तो ये दूसरा ये, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ दिए। तो यहां पे ये कंपोनेंट E2 के कंपोनेंट हो गए, एक ये और एक ये, और E1 के कंपोनेंट एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा हो गया, ये थीटा था तो ये भी थीटा हो गया। अब इस कंपोनेंट को बोलेंगे थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है और थीटा के दूसरी ओर वाला साइन होता है। तो E1 कॉस थीटा और E1 साइन थीटा। और इस E2 के कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहां पे आएगा E2 cos थीटा और ये वाला आएगा E2 sin थीटा। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करेंगे तो दोनों इक्वल आने वाले हैं, दोनों इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल आएगा। डायरेक्शन डिफरेंट थी तो जब इक्वल आएगा तो इसका मतलब हुआ E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये वाले जो कंपोनेंट है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में, सो दे विल ऐड, दोनों ऐड हो जाएंगे और जब ये ऐड होंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको मिल जाएगी। क्लियर हो गया? तो अब देखिए आप जरा, यहां पे मैंने क्या लिखा है, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB ऑफ लेंथ 12, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है AB जिसकी लेंथ कितनी है 12, ऑफ लेंथ 12, ड्यू टू विच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट ए डिस्टेंस स्मॉल r ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन में बता चुका हूं, स्मॉल r डिस्टेंस पे हमने P पॉइंट लिया और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू वाले के कारण से, यहां पे प्लस क्यू है इसके कारण से निकालना है। तो आप कहेंगे यहां पे E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन BP स्क्वायर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये B और ये P, BP स्क्वायर। तो डायरेक्शन इसकी अलोंग BP, B से P की तरफ, तो आप कहेंगे E1 इज इक्वल KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट था, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट घट गया तो यहां पे आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्शन BP वेक्टर। ओके, नाउ माइनस क्यू चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू के कारण निकालो तो आप कहेंगे E2 इज इक्वल टू KQ अपॉन AP का स्क्वायर होल स्क्वायर और डायरेक्शन PA वेक्टर P से A की तरफ, तो E2 इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और स्क्वायर रूट था, यहां पे हमने डिस्टेंस निकाली थी स्क्वायर रूट था, लेकिन जब मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहां पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और डायरेक्शन PA के अलोंग। फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट, जैसे मैंने भी बोला था E1 वेक्टर एंड E1 का मोड और E2 का मोड बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, E1 इज इक्वल टू E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट देयर डायरेक्शन आर डिफरेंट, so to calculate resultant intensity at point P they can be resolved into two mutually perpendicular components, mutually perpendicular components में resolve कर सकते हैं इनको as shown in figure, जैसे हमने यहां पे बनाया हुआ है। okay, now components E1 sin theta and E2 sin theta are equal in magnitude and opposite in direction, so they cancel to each other, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल टू ईच अदर एंड कंपोनेंट E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर सेम इन डायरेक्शन, सो दे विल ऐड। तो यहां पे देखें आप E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो दे विल ऐड। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E1 और E2 बराबर थे तो मैंने इसको 2E1 लिख दिया, तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू E1 cos थीटा। ओके, तो E1 और cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो, E1 की वैल्यू तो ये वाली है आपके पास, तो यहां पे कहा E इक्वल इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रहा L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर हाफ, तो L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर हाफ। ओके, तो 2Q और L इसको कहते हैं P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो E इक्वल इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2, इट इज द आंसर। ओके, नाउ इन वेक्टर नोटेशन, अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना पड़े तो आप चेक करें, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन होती है P की, ये डायरेक्शन होती है P की, तो माइनस से प्लस की तरफ यानी A से B की तरफ, और हमारे पास जो डायरेक्शन आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो आई ये वाली यानी एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल
ये इधर जा रही है और वो इधर आई है, एंटी पैरेलल है। और एंटी पैरेलल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। कैसे? माइनस लगा करके। तो यहां पे P की डायरेक्शन ये वाली है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो P के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को माइनस लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप कहेंगे इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो K माइनस P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2। ओके, तो यहां पे माइनस क्यों लगाया समझ आ गया होगा। यहां पे A से B की तरफ डायरेक्शन है P की और E की रिजल्टेंट इंटेंसिटी डायरेक्शन है ये वाली अपोजिट डायरेक्शन, सो इसीलिए मैंने यहां पे माइनस से रिप्रेजेंट किया है। ओके, नेगेटिव वेक्टर। तो यहां पे माइनस यानी एंटी पैरेलल को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस लगाया है, तो ये माइनस P वेक्टर हो गया आपके पास वेक्टर नोटेशन के लिए। अब स्पेसिफिक कंडीशन, तो स्पेसिफिक कंडीशन इफ L मच स्मॉलर देन R, इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ जो आपने हाफ ली है L, वो अगर बहुत छोटी हो R की कंपैरेटिवली, तो आप क्या करते हैं, L स्क्वायर का जो टर्म है वो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो उसको फिर आप नेग्लिजिबल मानते हैं। कैसा मानते हैं? नेग्लिजिबल। तो जब नेग्लिजिबल मानेंगे R स्क्वायर के कंपैरेटिवली, तो उसकी जगह पे 0 लिख दो। तो यहां पे कहेंगे, यहां पे जब 0 लिखोगे तो आएगा K इक्विटोरियल इक्वल K P अपॉन R क्यूब, R स्क्वायर प्लस 0 होल पावर 3/2। तो R क्यूब बच गया, यहां पे R क्यूब, ये आ गया आपके पास फाइनल रिजल्ट। इन वेक्टर फॉर्म में लिखें, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो K माइनस P वेक्टर अपॉन R क्यूब। ओके, तो यहां से पता चला E इक्विटोरियल प्रोपोर्शनल टू P, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ग्राफ बनाएंगे तो पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन, सीधी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर ग्राफ बनाना पड़े तो यहां पे तो लेंगे E और यहां पे लेंगे P और ग्राफ आएगा ये वाला, ये ग्राफ होगा। और अगर E में और R में बनाना पड़े तो यहां पे तो लेंगे R और यहां पे लेंगे E, तो ये ग्राफ ऐसे घटता हुआ कम होता हुआ, तो ये लगातार रिड्यूस होता हुआ ग्राफ होगा, क्योंकि R की क्यूब की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमें जाननी है, तो पहले तो आप इसको देखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, वी नो दैट E एक्सियल इज इक्वल टू K 2P अपॉन R क्यूब। हमने पढ़ा है L मच स्मॉलर देन R हो तो 2P अपॉन R क्यूब होता है, और E इक्विटोरियल इज इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब, L मच स्मॉलर देन R हो तो इन दोनों में रिलेशन आप देखोगे, यहां पर ट्वाइस हो गया ये इसका, तो आप कहेंगे इट इज क्लियर दैट एट फार इक्वल डिस्टेंस R, जब R बहुत ज्यादा हो फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, तो E एक्सियल इज इक्वल टू इंटू E इक्विटोरियल, इक्विटोरियल का ट्वाइस होता है। तो जब कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आपको ऐसे R की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी दी हो L की कंपैरेटिव, तो E इक्विटोरियल कैलकुलेट करके ट्वाइस का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा आपके पास E एक्सियल। ओके, सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली। तो E एक्सियल इज इक्वल टू इंटू E इक्विटोरियल। ओके, इट इज क्लियर दैट नेक्स्ट पॉइंट फॉर डायपोल E प्रोपोर्शनल टू R की पावर -3, L मच स्मॉलर देन R हो तो, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए देखा था आपने पीछे, तो E प्रोपोर्शनल टू R की पावर -2, चाहे एक्सियल लाइन हो चाहे इक्विटोरियल लाइन हो, R की पावर -3 के प्रोपोर्शनल, और पॉइंट चार्ज के लिए R की पावर -2 के प्रोपोर्शनल। तो यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे -2 और यहां पे -3 है, तो मन में प्रश्न चल रहा होगा कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो आपका आंसर होगा यस, बोथ फॉर्मूला आर डायमेंशनली करेक्ट। क्यों? क्योंकि जब आप डायपोल की बात करते हैं तो डायपोल में यहां पे ऊपर P आता है, P, और P का मतलब होता है Q इंटू 2L, तो नीचे जो एक L बढ़ गया, एक L इंक्रीज हो गया, ऊपर भी तो L आ गया, L से L क्रॉस हो गया, तो बोथ फॉर्मूला आर डायमेंशनली करेक्ट, दोनों के दोनों डायमेंशनली करेक्ट होते हैं। ये बात है आपको 100% याद रखनी है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल तो पढ़ लिया, कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में हमको मिल जाते हैं कि एट एन एंगल थीटा और डिस्टेंस r, यानी r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और उस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करने के लिए कह दे, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट r, थीटा ड्यू टू अ डायपोल, एक्सियल लाइन हमने जान ली और इक्वेटोरियल लाइन हमने जान लिया, लेकिन हमने r और थीटा दिया हो, थीटा का मतलब ना तो 0 डिग्री और ना 90 डिग्री है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, थीटा की वैल्यू जो हमको गिवन है वो 0 से ज्यादा है और 90 से छोटी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो थीटा की वैल्यू को आप लिखेंगे 0 डिग्री,
इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। 0 होने पर एक्सियल लाइन बन जाती है और 90 डिग्री होने पर इक्वेटोरियल लाइन बन जाती है। अब हमने कहा 0 से 90 के बीच में थीटा, तो कैसे कैलकुलेट करें ऐसी कंडीशन में? तो फिर यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये एक डायपोल है AB, ये भी एक डायपोल है, या माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ ये वाली डायरेक्शन होगी, पी की डायरेक्शन। तो अगर मैं इस डायपोल के कारण से इस पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहता हूं, ये पी पॉइंट है, यहां पे कैलकुलेट करना है मेरे को इस डायपोल के कारण से, तो मैंने इस डायपोल मूवमेंट को क्या किया, डायपोल का जो डायपोल मूवमेंट है पी क्यू इंटू 12, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक तो ये और दूसरा ये, एक तो इस लाइन के अलोंग। तो यहां पे अगर ये थीटा एंगल था तो यहां पे ये कंपोनेंट तो कॉस बन जाएगा। डायपोल मूवमेंट को मैंने दो कंपोनेंट तोड़ा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो यहां पे ये एंगल थीटा है, तो यहां पे ये वाला एंगल, अब ये वाला कंपोनेंट आ गया पी का, पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बना ये वाला, ये आया पी साइन थीटा, ए डैश बी डैश जिसको मैंने लिखा है, ए डैश बी डैश को कहेंगे पी साइन थीटा और इसको कहेंगे पी कॉस थीटा। पी के दो कंपोनेंट बन गए। अब आप ऐसे बिहेव करो जैसे आपके पास दो डायपोल है, एक तो डायपोल ये वाला है जिसका डायपोल मूवमेंट है पी साइन थीटा, और एक डायपोल ये वाला है जिसका डायपोल मूवमेंट है पी कॉस थीटा। तो पी कॉस थीटा वाले डायपोल मूवमेंट के लिए ये पॉइंट एक्सियल लाइन का पॉइंट है। चेक करें आप, ये डायपोल है तो डायपोल यहां पे इस एक्सिस पे आ गया ये पॉइंट पी, तो ये एक्सियल लाइन का पॉइंट है। और एक्सियल लाइन पर जब आप निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपको मालूम है K2P/R3, तो यहां पे ER से डिनोट किया मैंने, डायरेक्शन यही आएगी। तो इस डायपोल के लिए बात कर रहा हूं मैं, ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए, इसके लिए एक्सियल लाइन का पॉइंट हुआ तो मैंने ER से रिप्रेजेंट किया, तो ER की वैल्यू होगी K2P cos θ/R3, 2P cos θ/R3, 2 तो आता ही है एक्सियल लाइन के लिए, और P cos θ क्यों आया, क्योंकि इसका डायपोल मूवमेंट P cos θ था, इस डायपोल का डायपोल मूवमेंट P cos θ था, इसलिए 2P cos θ/R3, R तो डिस्टेंस है ये। अब दूसरे वाले की बात करें, ए डैश बी डैश, इसकी बात करें, ये वाला जो डायपोल है इसका डायपोल मूवमेंट आया था P sin θ, इस डायपोल के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट हुआ है, देखो आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये, तो ये पॉइंट इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट है। और इक्वेटोरियल लाइन पे आपने देखा था कि अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट, अब इसका डायपोल मूवमेंट तो ये डायरेक्शन में आएगा, तो इसके अपोजिट यहां बना दो ये, तो ई थीटा की डायरेक्शन ये वाली आएगी, ऐसे आएगा। और ई थीटा की वैल्यू क्या होगी, K P sin θ/R3, ये इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि यहां पे ये इसका डायपोल मूवमेंट P sin θ है, तो K P sin θ/R3 भी आ गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका तो आप जानते हैं, आपको पाइथागोरस लगानी है और सॉल्व करना है। पैरेललोग्राम लॉ बना दिया मैंने, पैरेललोग्राम लॉ में आपके पास आ गया E = √ER² + Eθ², वैल्यूज पुट कर दी, ये आंसर आ गया। और अगर अल्फा निकालना है दोनों के बीच का, तो tan α = Eθ/ER दिस। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल रखा हो तो उस पर टॉर्क कितना लगता है ये कैलकुलेट करेंगे, तो उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।